लेक्चर को, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, मैंने आज का लेक्चर इस तरह से डिजाइन किया है कि सबसे पहले हम इन टॉपिक्स को इस तरह से ब्रीफ, कंसाइज और प्रिसाइज फॉर्म में पढ़ेंगे कि हमारा टॉपिक भी कवर हो जाए और हम दो चीजों को डिफरेंशिएट भी कर लें। ठीक है जी, रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, मैं अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दूंगी, आप लोग फिक्र ना करें और बस आप चुप करके पढ़ लीजिए। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, मैंने आपको कहा कि टॉपिक भी कवर हो जाएगा और हम जो है उनके बीच में डिफरेंशिएट भी कर लेंगे। और मोस्टली ये क्वेश्चंस इसी तरह से आते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन रीन्यूएबल एंड रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक मैंने अपनी रेगुलर क्लासेस में नहीं पढ़ाया था, तो यहाँ इसको सबसे पहले कर लेते हैं। ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको आप यूज करें तो वो कभी खत्म नहीं होते, तो आप उनको क्या कह सकते हैं? इनएग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी रिसोर्सेज, जिनको आप इस्तेमाल करें तो वो कभी खत्म नहीं होते। सो शॉर्टर डेफिनेशन इसकी, शॉर्टेस्ट डेफिनेशन इसकी यही बनती थी कि इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी रिसोर्सेज। और यहाँ पे ये जो है नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल। देन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले इसमें सन जो है, सन से आने वाली जितनी भी एनर्जी है, सोलर एनर्जी, वो रीन्यूएबल है। देन वाटर जो है वो रीन्यूएबल है। सॉइल आपकी रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। ठीक है। देन एयर आपका रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। तो इसमें आपने विंड एनर्जी, हाइडल एनर्जी इस तरह वाला ना लिखें, आप ये लिखें कि सन, वाटर, सॉइल और एयर जो हैं ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो इनएग्जॉस्टेबल हैं। ये खुद को रिन्यू करते रहते हैं, कभी भी खत्म नहीं होते, जितना मर्जी आप इनको इस्तेमाल कर लें खत्म नहीं होते। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी में फॉसिल फ्यूल्स आते हैं। फॉसिल फ्यूल्स में कौन कौन सी चीज है? कोल, ऑयल, गैस। आप इनको हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं, कोल, ऑयल, गैस, या फॉसिल फ्यूल्स भी कह सकते हैं। चलिए मैं फॉसिल फ्यूल्स भी लिख देती हूँ। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है जो कि न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर में यूरेनियम जो है, वैसे तो प्लूटोनियम भी और यूरेनियम, यूरेनियम सबसे पहले जो है वो बहुत ही कम मिकदार में दुनिया में पाया जाता है। अब जितनी आपकी न्यूक्लियर पावर्स बन गई हैं, पूरी की पूरी हमारे प्लेनेट अर्थ में इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतना यूरेनियम मौजूद नहीं है कि सारे के सारे मुल्क जो हैं, सारी की सारी स्टेट्स जो हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल कर सकें या न्यूक्लियर पावर्स बन सकें। यूरेनियम जो है, टोटल दुनिया में जितना यूरेनियम अगर प्रेजेंट है ना, 100 में से 2% वो यूरेनियम है। कौन से वाला यूरेनियम? जो कि न्यूक्लियर एनर्जी के तौर पर यूज होता है। वो कौन सा आइसोटोप है इसका? U92 235। ठीक है। U235 वाला जो आइसोटोप है ना, 238 वाला आइसोटोप नहीं, 235 वाला जो आइसोटोप है जिसका मैस नंबर जो है 235 है, ये जस्ट 2% प्रेजेंट है। और यूरेनियम एनरिचमेंट की जब बात होती है तो यही होती है कि उस 100% में से इस 2% को अलग करना होता है। यूरेनियम एनरिच जब आप करते हैं तो देन ही आप न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा सकते हैं, एंड देन आप इसको जो है अपनी रोजमर्रा जिंदगी की चीजों को सपोर्ट करने के लिए भी कर सकते हैं और बॉम्ब शॉम्ब बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी,
रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं, these resources can support billions of people around the globe. पूरी दुनिया में ये billions of people can get support from renewable energy resources. और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या है? नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आपको पता है कि वो लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, सबके सब इससे सपोर्ट नहीं हो सकते. नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कैन सपोर्ट, इसीलिए तो इस पे जंग है. ऑयल पॉलिटिक्स या ऑयल वॉर्स क्यों थी? ग्रेट गेम क्या थी? वो यही थी, इसी चीज पे लड़ाई थी. नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कैन सपोर्ट ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल. अच्छा जी, लेस एफिशिएंट है. नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो है ना, वो लेस एफिशिएंट एनर्जी रिसोर्सेज हैं. आपको पता है, ये मैंने अपने रेगुलर लेक्चर्स में आपको बताया था कि हम बात तो करते हैं कि हम नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे, सॉरी, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे स्विच कर जाएं, क्योंकि वो क्लीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, तो उसकी वजह से पोल्यूशन कम होती है. अभी हम डिफरेंसेस में लिखेंगे भी. लेकिन ये एफिशिएंट एनर्जी रिसोर्सेज नहीं है, इनकी एफिशिएंसी बहुत कम है. जो हैवी इंडस्ट्री है, जो आपकी एविएशन की इंडस्ट्री है, हैवी जो आपके वेपन्स हैं, जो आपके शिप्स हैं, जो आर्म्स हैं, वो उनको सपोर्ट नहीं कर सकती. ठीक है, ये सिर्फ घरों को सपोर्ट कर सकती है थोड़ी बहुत. ठीक है, जो आपकी मेजर इंडस्ट्री है वो भी इसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकती. तो जो आपकी नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ये एफिशिएंट एनर्जी रिसोर्सेज हैं. इसके बाद फिफ्थ डिफरेंस, create less pollution. क्यों जी मोर पोल्यूशन? सबसे ज्यादा पोल्यूशन की जो वजह है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की वजह से क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होगा तो इट कैन लीड टू ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो थी शॉर्ट टर्म थी, एंड देन इट कैन लीड टू क्लाइमेट चेंज. और उसमें हम इस साइड पे क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को हम ग्रीन और क्लीन एनर्जी कहते हैं. ठीक है, इससे ज्यादा मार्क्स का आपको क्वेश्चन ही नहीं आना. ये 5 आप डिफरेंसेस लिखेंगे, इसमें ज्यादा बातें लिखने का कोई फायदा ही नहीं होगा. अब ये जो था एक सैंपल क्वेश्चन था जो मैंने आपके सामने सॉल्व किया. इस सवाल को ना पढ़ाने की वजह भी यही थी कि इसमें कुछ ऐसा आउट ऑफ द वे कोई चीज नहीं थी. और अब इसको पढ़ाने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि मैंने इससे पहले ये कभी पढ़ा नहीं है, अभी बैठे बैठे डिफरेंसेस खुद ब खुद बना लिए हैं. तो मेरा मकसद ये था कि अगर आपको सवाल कोई ऐसा जनरल आ जाए जो आपको ना भी आता हो, तो आप लोग प्लीज ट्राई किया करें कि उसका जवाब देने की कोशिश करें, जो भी चीजें आपको पता है, लेकिन उसको लिखें सिस्टमेटिक फॉर्म में. जब आप जनरल बात करते हैं ना पैराग्राफ की फॉर्म में, तो उसकी कोई वेटेज नहीं होती. सीएसएस और जितने भी सीएसएस, पीएमएस,
या जितने भी आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत काउंट करती है। आज मैं अपनी क्लास को पढ़ा रही थी और मैं उनको यही बात कह रही थी कि यहाँ पे ना आपने एक इल्यूजन क्रिएट करना होता है। इल्यूजन क्या क्रिएट करना है कि आपने, आपके पास अगर मटेरियल कम भी है ना, तो आपने उसको प्रेजेंट इस फॉर्म में करना है कि वो ज्यादा लगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एनर्जी रिसोर्सेज बता देंगे, एक छोटा सा 2-3 लाइंस का पैराग्राफ इंट्रो का लिख देना। हर क्वेश्चन को स्टार्ट करना, 5 नंबर का क्वेश्चन भी आए तो आपने यू हैव टू मेक श्योर कि आपने उसका छोटा सा एक इंट्रो देना है। आप इंट्रो देंगे तो वो इंट्रोडक्शन क्या होगा, नॉर्मल होगा, और एग्जैक्टली वजाहत आपने कॉलम बनाकर ही लिखना है। मैं जो यहाँ पे इस क्लास का मकसद था, ये आपकी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के बारे में भी था कि आपने डिफरेंस जब उसने कह दिया है तो उसका मतलब यही है कि जो 5 पॉइंट आपने एक साइड पे लिखे हैं, उसकी टोटली ऑपोजिट साइड पे उसके दूसरे साइड पे आपने टोटली ऑपोजिट पॉइंट्स लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर का मकसद ही आज सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन ना भी आता हो तो आपको आता होता है। ठीक है, तो आपने कॉलम बनाकर ही लिखना है। वजाहत जिन लोगों ने मेरे लेफ्ट में रेगुलर आवाज कम है क्लासेस ना अटेंड इसकी। की हुई हैं उनको पता है कि मैं हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही उस तरह से करती हूँ जिस तरह आपने उसको सीएसएस के पेपर में अटेम्प्ट करना होता है। पढ़ाती उसी तरह हूँ कि आप उसको सीएसएस के पेपर में अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, वो है डीएनए और आरएनए का डिफरेंस। ये भी आ रही रेगुलर आवाज क्लासेस ठीक। में नहीं करवाया था। अगर आज की ओके, क्लास में तुम ना अपना टॉपिक्स ना माइक हुए बंद कर पूरे, दो, क्योंकि यहाँ जी रिकॉर्डिंग में सेबुनिसा, थोड़ा अगर आप आवाज मेरी आ रही स्टूडेंट है थी। तो फिर आपको तो आइडिया होगा, ये टॉपिक्स मैंने नहीं कभी पढ़ाए। जी जी, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। यार इसमें कौन सी इतनी रॉकेट साइंस है, रिकॉर्डिंग क्या करनी है। वैसे मैं रिकॉर्डिंग कर लिया उन लोगों के लिए जो बेचारे मेरे अपने स्टूडेंट्स थे जो कि क्लास नहीं अटेंड कर सके, और मेरा इस टाइम जो फोन है ना, अटेंशन भी थोड़ी बहुत मेरी इधर उधर इसी वजह से हो रही थी कि मैसेजेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन चले इट्स ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, वो जो जो लीव करता जाता है ना, वो जिसका लीव होता जाता है दूसरे का। रिदा कैसी हैं आप, वजन पर आप कैसे हैं? जी जी, रेगुलर सेशन में अनाउंस करूंगी, मैं अपना कंप्लीट सेशन स्टार्ट करूंगी फरवरी के फर्स्ट वीक से, या अनाउंस कर दूंगी आपको, तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, डीएनए से स्टार्ट करते हैं। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी बातें ना करें, अभी जब पढ़ रहे होते हैं हम तो फिर पढ़ रहे होते हैं। जिन लोगों ने अभी सीएसएस नहीं देना प्लीज वो तो लीव कर देना, वो तो सुकून करें। वो रेगुलर जो सेशन स्टार्ट होंगे वो तब ज्वाइन कर लीजिएगा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो, आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है ये डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है। हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जैसे लेडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक सीढ़ी सी नहीं जैसे बनी हुई होती है। अभी मैं आपको ड्रॉ भी करके बताऊंगी, क्योंकि जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि हम साथ साथ, आज तो लेक्चर उस फॉर्म में नहीं है, हम साथ साथ जो है उसको ड्रॉ करते होते हैं। डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है, और जो आरएनए है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। सारे के सारे क्वेश्चंस इसी तरह आपके सामने अटेम्प्ट हुआ करेंगे, और आपके नोट्स आप लोग अपने हाथ से बनाओगे, कोई बुक बाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो आप क्वेश्चन कर रही हैं सैरिश, मैं उसका आपको जवाब देती हूँ। डीएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है? डीएनए के अंदर शुगर मौजूद होती है। डीएनए कंटेन्स, पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखती, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं आइडिया दे देती हूँ कि मैं इस तरह नहीं लिखती डीएनए कंटेन्स, ठीक है, लेकिन आप चलें लिख ही देती हूँ। डीएनए कंटेन्स राइबोज शुगर, जो कि राइबोज नहीं होगी। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये कौन सी शुगर होगी, डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज शुगर
डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होती है, और जो आरएनए हमारा होता है आरएनए के अंदर मौजूद होती है। आरएनए कंटेन्स राइबोज शुगर मॉलिक्यूल। देन फोर्थ, डीएनए के अंदर कौन से जो है नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं और आरएनए के अंदर कौन से नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो अब लिखते हैं। इट कंटेन्स एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड आई गेस थायमीन है। ये आपको जब एमसीक्यूज में आता है तो एमसीक्यूज में इसको इस तरह से लिखा हुआ होता है, अल्फाबेट्स इसके लिखे हुए होते हैं। ये क्या होगा? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमीन। ये आपने याद रखना है। एक ये बात हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, इसका फोर्थ डिफरेंस लिखते हैं कि इसके अंदर एक नाइट्रोजनस बेस आरएनए के अंदर ना डिफरेंट होती है। वो कौन सी बेस होती है? वो होती है यूरासिल। बाकी सारी सेम ही है। इट कंटेन्स एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन की जगह जो है यूरासिल। बिलाल आप फिक्र ही ना करें, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू, यू आर ऑल वेलकम। ए, जी, सी और यू। ठीक है, आज मैं कोशिश भी ऐसे ही करूंगी। आज में कवर ना हुआ तो मैं मेरी मेरी कोशिश होगी कि जितने मैक्सिमम मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर सकूं मैं आपको कर दूं, ताकि आपके कुछ ना कुछ वो वाले क्वेश्चन उनमें से कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। ठीक है जी, जी मुझे पता है आप स्टूडेंट हैं, मुझे याद है बड़े अच्छे से। अच्छा जी, जो डीएनए है ना, डीएनए इज ओनली प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा था याद है ना, न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, न्यूक्लियोलस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे ये जो आरएनए है, आरएनए इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस एज वेल एज इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस से बाहर भी प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होता है। हम एक एक्स्ट्रा डिफरेंस लिख लेते हैं, जो कि एक्स्ट्रा डिफरेंस है नहीं है। जो शुरू वाला था वो तो जस्ट मैंने एब्रीविएशंस को एक्सप्लेन किया कि आरएनए स्टैंड्स फॉर दिस एंड डीएनए स्टैंड्स फॉर दिस। तो टोटल मेरे 5 डिफरेंसेस ही होंगे। ठीक है, फिजान आप आ गए हैं। अच्छा, आप तो नोआ वाले स्टूडेंट हैं। आगे चलते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए हैज ओनली वन टाइप and RNA has 3 टाइप्स। आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी जी? एक है मैसेंजर आरएनए जो कि मैसेजेस कन्वे करता है। एक है ट्रांसफर आरएनए जो कि प्रोटीन को या उस मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करता है, प्रोटीन को नहीं ट्रांसफर करता। और दूसरा है प्रोटीन को भी, प्रोटीन चेन्स को भी ट्रांसफर करता है। एंड देन है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। 1.5 पेज तक स्ट्रेच हो जाएगा। फातिमा, जरूरी नहीं होता कि अब हर क्वेश्चन ही आपने 1.5 तक लेकर जाना है। जब डिफरेंस है तो जरूरी थोड़ा है कि उसको खींच के 1.5 तक करना है। लेकिन मैं ये इल्यूजन बड़े अच्छे से क्रिएट कर लेती। मैं शुरू में थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड लिखती, ठीक है, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड को कह देती न्यूक्लिक एसिड हैज 2 टाइप्स, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी। और उसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ लिखने के बाद देन उनका डिफरेंस लिखती, और इनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और वो डिफरेंसेस हम डिस्कस करते हैं और फिर लाइन लगा के इसको करते हैं। ठीक है जी, फंक्शन से रिलेटेड भी आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया। चलें अब हम आगे चलते हैं।
एक ये पढ़ा रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा डीएनए और आरएनए का डिफरेंस। बीच में आप लोगों की अगर कोई डिमांड हुई, कोई आप लोगों को कोई चीज नजर आई तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा, मैं वो भी पढ़ा दूँ। इतना आवाज सही अच्छा, नहीं एक आए मेरे तो माइंड बताना। में अभी चीज आई। देखिए, ये होती है जनरल बातें, सिलेबस हमारा गिवन होता है, लेकिन सीएसएस का कोई ऐसा सेट रूल नहीं है कि साइंस से रिलेटेड कोई भी चीज होगी ना वो आपको पूछ लेंगे। एक मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि ये एपिडेमिक और इसका भी पूछ सकते हैं, एंडेमिक का। वजाहत मैथ्स का भी कुछ कर लेंगे। ज्वाइन हो गया मेरा। थैंक यू। ओके ओके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी जी, कोविड वाला आपको मेरे से ज्यादा आता है, कोविड वाला आपको पता है ना। रुकिए, जी ये क्लास जो है वो 12 बजे तक होगी। अच्छा, अपना ये हो गया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। मैंने सोचा कि हम ना सारी तीनों चीजें ही डिस्कस कर लेते हैं। एक है जी आपका एपिडेमिक, इसीलिए मैं थोड़ा सा रुक गई थी। मैंने कहा कि तीनों चीजें क्यों ना एक जगह पे लिख ली जाएं। एक है एंडेमिक और थर्ड है आपका पेंडेमिक। क्योंकि अभी किसी ने क्वेश्चन किया तो मेरे माइंड में आया कि वाकई पेंडेमिक वाली भी तो बात है ना, इसलिए करनी ये तीनों चीजें जरूरी हैं। बिकॉज इस साल पेंडेमिक था तो भाई इस पे क्वेश्चन आ सकता है। एज इट इज सीधा सीधा कोविड पे आपको नहीं पूछेंगे, एंडेमिक पेंडेमिक और एपिडेमिक जो रिलेटेड चीजें होती है ना वो भी पूछ सकते हैं। हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले एपिडेमिक की बात करते हैं। जो है एपिडेमिक, एक रीजन और एक खास कम्युनिटी के अंदर होती है वो डिजीज। ठीक है। इफ मैं बल्कि खुद एक डेफिनेशन बनाती हूँ इसकी, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक बुक मेरे सामने पड़ी थी और उसमें गलत लिखा हुआ था और मैं हैरान हो रही थी कि मतलब कितने लोग, वो फेमस किताब है और खरीदते हैं और पढ़ते हैं और वो गलत होता है। एपिडेमिक, epidemic is a disease that affects a large number of people large number of people within a community। बल्कि कम्युनिटी से पहले हम ना पॉपुलेशन लिखते होते हैं। आपको तो पता है ना कि पॉपुलेशन पहले आती है फिर कम्युनिटी होती है। विद इन अ पॉपुलेशन, एक जगह पे खास आबादी रह रही हो जैसे इस्लामाबाद है, पॉपुलेशन और कम्युनिटी और
रीजन। किसी एक रीजन के अंदर अगर ज्यादा तादाद में लोग अफेक्ट हो जाएं तो उसको एपिडेमिक कहते हैं। ठीक है, अब अगली बात करते हैं एंडेमिक की। इसमें पॉपुलेशन था, कम्युनिटी थी और रीजन था। एंडेमिक जो है ना, एंडेमिक इससे भी छोटा होता है, उसमें सिर्फ एक तरह के लोग होते हैं। तरह के लोग मैं आपको किस तरह से एक्सप्लेन करूं, हाँ जी, किसी एक कंट्री के अंदर सिर्फ जो है वो बीमारी हो तो उसको एंडेमिक कहते हैं। आप कह लें कि एंडेमिक का मतलब होता है जिस जो ना विद इन एन जो इनक्लोज्ड बाउंड्रीज के अंदर अंदर डिजीज रहे, ठीक है, उसको एंडेमिक कहते हैं। तो एंडेमिक is a disease which affects people of a particular country। ठीक है, किसी एक खास मुल्क के अंदर अंदर वो डिजीज हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एंडेमिक। पेंडेमिक क्या होता है, पूरी दुनिया में वो डिजीज फैल जाती है। पेंडेमिक इज अ डिजीज that spreads over multiple countries or continents जी, बियॉन्ड बाउंड्रीज भी। देखिए वर्ड्स आपने अपने अपने लिखने हैं। मैंने अब कंट्रीज भी लिख दिया, कंट्रीज की स्पेलिंग हम ठीक कर लेते हैं। कंट्रीज भी लिख दिया है, कॉन्टिनेंट्स भी लिख दिया है, और अराउंड द ग्लोब कर देते हैं। ग्लोबल इन्फेक्शन है जो बॉर्डर्स में नहीं होता। ठीक है, मैम एक से दो सेम ही लग रहे हैं। ना ना ना, सेम नहीं है, सेम नहीं है। अब बात पता क्या है, एक सिर्फ एक कंट्री के अंदर अंदर रह रहा है और दूसरा जो है वो रीजन में भी जा रहा है। आपने नोटिस नहीं किया, एपिडेमिक जो है वो लार्जर एरिया अफेक्ट कर रहा है, उसमें एक खास पॉपुलेशन या कम्युनिटी या रीजन की बात की गई है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एंडेमिक में इतना इंक्लोज्ड है कि एक खास लोकल एरिया तक ही रहता है। ठीक है, एक लोकल एरिया तक रहता है, और या एक कंट्री के अंदर अंदर रहता है। एंडेमिक सबसे छोटा है, एपिडेमिक उससे बड़ा है, पेंडेमिक उससे भी बड़ा है। अब आपको समझ आई है? ठीक है, मैं बल्कि ना इसके अंदर लिख देती हूँ, अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। इस इनक्लोज्ड रिंग के अंदर अंदर। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपका एक खास किस्म की पॉपुलेशन, कम्युनिटी पॉपुलेशन और रीजन का मतलब कि पता क्या होता है, अब सुनो मेरी बात समझ लो इसको, जिसमें दो या दो से ज्यादा मुल्क आपस में जुड़े हुए हों। जैसे सब कॉन्टिनेंट एक पूरा रीजन है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान भी आता है और अफगानिस्तान भी अगर उसके अंदर हम ले लें, ठीक है, और पूरा साउथ साउथ एशियन रीजन ले लें, उसके अंदर अगर फैलेगी, देखो साउथ एशियन रीजन के अंदर फैलेगी तो एपिडेमिक होगी, सिर्फ पाकिस्तान में होगी तो एंडेमिक होगी, और अराउंड द ग्लोब और मोर देन वन कंट्रीज होगी। ऐसा नहीं है कि एडजेसेंट बॉर्डर्स हों, इनमें एडजेसेंट बॉर्डर्स होने जरूरी हैं। देखिए अब मैंने आपको समझाने के लिए साथ साथ चीजें ऐड करती जाती हूँ। इसमें बॉर्डर्स एडजेसेंट एरियाज में फैलेगी, इसमें अ पर्टिकुलर लोकेलिटी और वन कंट्री, वन कंट्री भी हो सकता है, सिर्फ एक खास इलाका भी हो सकता है, वन पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर सिटी। ठीक है, ये गूगल से पेस्ट करके मुझे ना दिखाए ना, कॉपी पेस्ट वो तो मुझे सबसे ज्यादा आता है। मैं अब आपको एग्जांपल देती हूँ।
जैसे अगर एक पूरी डिजीज साउथ एशिया में या साउथ ईस्ट एशिया में फैल जाए तो उसको हम एपिडेमिक कहेंगे। अब आप समझ गए। अगर सिर्फ लाहौर के अंदर, और क्या मुल्क लिखूं, मेलबर्न लिख दूं, अभी मेरे माइंड में यही आ रहा था। और मेलबर्न के स्पेलिंग आप लोग देख लेना क्या होते हैं, ठीक है। चलो इसको छोड़ो, शिकागो लिख देते हैं। शिकागो के अंदर, या खाली एक कंट्री के अंदर कंट्री लिख देते हैं आइसलैंड, ठीक हो गया। तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा एंडेमिक। खास लोकेलिटी, सिटी, एक खास मोहल्ले के अंदर भी हो सकती है डिजीज, एक गांव के अंदर भी हो सकती है। बांग्लादेश को ना कराओ ना, रहने दो, ठीक है। अब आप लोग समझ गए हैं। होल वर्ल्ड, और बाकी ऊपर लिखा है वर्ल्ड। दो या दो से ज्यादा कंट्रीज जो आपस में एडजेसेंट हैं, अगर उनमें या एक खास रीजन में, जैसे साउथ एशिया की मैंने एग्जांपल दी, तो उसमें हो जाए तो देन ये एपिडेमिक है। पेंडेमिक क्या होगा, पेंडेमिक होगा अराउंड द ग्लोब, ठीक है। होल वर्ल्ड विल बी अफेक्टेड, अराउंड द ग्लोब और कॉन्टिनेंट, क्या लिखते हैं इसको, ग्लोबल डिजीज। अपने ही मेरे वर्ड्स हैं, जो मेरे से पढ़ते हैं उनको तो पता ही होगा। अच्छा, अब मैं एंडेमिक की आपको एक एग्जांपल दे रही थी, सॉरी डिफरेंस लिख रही थी। एंडेमिक जो है, एंडेमिक एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसफर नहीं हो सकता, लोकल डिजीज होती है। पहले भी हम बात कर रहे थे, लोकल डिजीज होती है। इट कैन नॉट ट्रेवल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। ठीक है, वन रीजन टू अनदर रीजन। और मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा कि मैं इसको एरिया कर दूं, क्योंकि रीजन जो है आप लोग उसको फिर समझ लेंगे कि पूरा का पूरा रीजन है। एक एरिया से दूसरे एरिया तक ये डिजीज जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे कि हम इसकी कौन सी एग्जांपल ले लेते हैं, हम चले एग्जांपल ले लेते हैं एक बहुत ही सिंपल डिजीज की, ग्वाइटर। ग्वाइटर किससे होता है, ग्वाइटर होता है आयोडीन की कमी से, आयोडीन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है। वो मतलब वो ऐसे नहीं है कि एक रीजन से दूसरे रीजन में भी ट्रांसफर हो जाए। अगर है तो किसी एक खास एरिया में आयोडीन की कमी है और उन लोगों को ये डिजीज होगी आयोडीन डेफिशिएंसी से, एक डिजीज है और वो लोकल ही रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब एक खास रीजन जो एडजेसेंट एरियाज हैं उनके अंदर जो डिजीज फैल जाए उसको एपिडेमिक कहते हैं। उसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं, इट कैन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट कैन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रेवल कर जाती है, ठीक है। बाकी सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मेरे से, हम वो वाली चीजें कर रहे हैं एग्जैक्टली अब आप लोग सही एग्जांपल्स दे रहे हैं, जैसे कि क्या है, चिकन पॉक्स, मीजल्स, मीजल्स के यही स्पेलिंग होते हैं, कॉलरा, ठीक है। और स्मॉल पॉक्स, और सबसे पहले मेरा दिल करे इन्फ्लुएंजा लिख लें, इन्फ्लुएंजा और स्मॉल पॉक्स, ये वाली जो डिजीजेस थी ये रीजन्स में फैला करती थी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है अच्छा सहरिश, पोलियो जो है ना, पोलियो इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। ये वो वाली डिजीज नहीं है जो एक से दूसरे को लग जाती है उस तरह से, तो ये इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, ये इस तरह से स्प्रेड नहीं होती। पोलियो और तरह की डिजीज है। फिर पेंडेमिक में आ जाता है, पेंडेमिक में इट कैन ट्रेवल फ्रॉम वन रीजन कंट्री और कॉन्टिनेंट टू अनदर कॉन्टिनेंट।
to another region, country or continent. अब आप लोग जो है इसमें लिख सकते हैं जी। प्लेग एक ऐसी डिजीज थी जिसमें सारी की सारी दुनिया जो थी वो अफेक्ट हुई, ठीक है। प्लेग, ब्लैक डेथ इसको कहते थे, ब्लैक डेथ या प्लेग। उसके बाद और कौन सी डिजीज थी? और अभी सबसे हमारे पास जो बेहतरीन एग्जांपल है दैट इज कोविड। देन स्पेनिश फ्लू, जहां जहां उस टाइम तो इतना ट्रेवल नहीं करते थे ना, तो स्पेनिश फ्लू पूरी दुनिया में उस तरह से नहीं फैला था। अदरवाइज स्पेनिश फ्लू भी एक ऐसी डिजीज थी कि वो जो है वो फैल सकती थी, ठीक है जी। तो बाकी एग्जैक्टली हेपेटाइटिस, HIV, ठीक है जी, ये सारी की सारी जो है पेंडेमिक की तरह फैल जाती है। लेकिन HIV हम इधर इस तरह से लिखते नहीं है ये वाली, क्योंकि इसके लिए भी आपको जरूरत होती है कि आपका डायरेक्ट उस तरह से कांटेक्ट हो, जो कि उस तरह से इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब के सिंपल कांटेक्ट से ये नहीं फैल सकती, ठीक है जी। नहीं जी, डेंगू इज समथिंग डिफरेंट। नहीं नहीं नहीं, आप कंफ्यूज ना करें प्लीज, इन चीजों को आपस में कंफ्यूज ना करें। इवन मैं तो ये स्पेनिश फ्लू भी काटने लगी हूँ आपके लिए। सबसे बेहतरीन एग्जांपल्स बस ये दो ही हैं, तो ज्यादा लिख के अपने आप को ट्रैप नहीं कराना होता, ठीक है। तो अभी पहले जो डिफरेंसेस लिखे हुए थे वो पहली स्लाइड पे लिखे हुए थे, वो हमारे कंप्लीट हो गए। देन हमने ये बाकी के डिफरेंसेस लिख लिए। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन, याद होगा अगर आप लोगों ने किया हुआ है, इबोला जो था वो जो है ना मानूर, वो आपका एंडेमिक था, वो सिर्फ और सिर्फ एक खास कंट्री के अंदर था, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि कितने लोगों ने सोलर और लूनर एक्लिप्स का डिफरेंस किया हुआ है, ट्रॉपिकल साइक्लोन और मिड लैटिट्यूड साइक्लोन का डिफरेंस किया हुआ है। RNA DNA की डायग्राम्स रहती हैं जी, मैं अब आपको बना देती हूँ। जो DNA है, आप ये इधर देख लीजिए, फर्स्ट स्लाइड जी अब गायब हो गई है। आपने साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेने हैं क्योंकि यहाँ पे सेव कुछ भी नहीं होता, लाइव क्लासेस होती हैं तो इधर सब कुछ साथ साथ ही खत्म होता जाता है। DNA और RNA, DNA का मैंने आपको कहा था डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर देती हूँ आपके सामने, पिछली स्लाइड पे ड्रॉ नहीं किया था। डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिकल का मतलब होता है जैसे लेडर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ठीक है। ये है डबल स्ट्रैंडेड और ये है सिंगल स्ट्रैंडेड। जी फिलहाल वही वाले कर रहे हैं टॉपिक्स एट द एंड ऑफ माय क्लास, और मैं डिस्कस कर दूंगी, या मैं आपको पता क्या है, मैं आप पेज के ऊपर जो है वो टॉपिक्स लिख के लगा दूंगी, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। पेज के ऊपर मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना वो आपको बता दूंगी। जी शुक्रिया, आपने ये जो पेज के ऊपर इतना कुछ लिखा है ना, जेबा, फातिमा ये जेबा को तो पहले निकालिए क्लास से, बहुत आपका शुक्रिया। और आपको पता है मुझे तो पता लग जाता है ना। पेज का नाम फातिमा सबके साथ शेयर कर दें, इन लोगों को भी पेज का ही नहीं पता, उसके ऊपर सारी की सारी चीजें होती हैं। नहीं इट्स ओके, मैंने डिसेबल कर दिया। अच्छा छोड़ें, खैर इस बात को, इस पे हमने क्या टाइम जाया करना। जी आप लोग मुझे बताइए कि इट्स ओके, कोई बात नहीं है, जेबा को एक्सक्लूड कर दें क्लास से। आप मुझे जरा ये बताइए कि सबसे पहले साइक्लोन्स का डिफरेंस पढ़ना है, साइक्लोन्स टोर्नेडोज का डिफरेंस पढ़ना है, फिर आपका लूनर और सोलर एक्लिप्स के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, और फिर कौन सा डिफरेंस रहता था। मैं अपने एक कॉपी के ऊपर मैंने लिखे हुए थे, मुझे चेक कर लेने थे। सोलर लूनर एक्लिप्स का मैं आपको करवा दूंगी, मीटियोराइड एस्ट्रॉइड करवा दिया हुआ है, साइक्लोन्स करवा देती हूँ, ठीक है, साइक्लोन्स भी करवा देती हूँ। और कोई भी चीज आपके माइंड में आती है, बैक्टीरिया वायरसेस के डिफरेंस करवा दूं, बैक्टीरिया और वायरस का डिफरेंस, एंटीबायोटिक और वैक्सीन में आपको करवा चुकी हुई हूँ, जिन लोगों को नहीं करवाया उनको भी बता दूंगी। फिर कुछ IT की चीजें मैंने नहीं पढ़ाई थी क्योंकि, तो मैं सोच रही थी IT वाले भी कुछ डिफरेंसेस आपको करवा दूंगी। तो कौन से डिफरेंसेस होते हैं,
फिर कहीं पेज पे लिखते थे। ये फातिमा आपको मैसेज करिए, उनको आप कांटेक्ट कर लें, मैं मैनेज नहीं कर सकती, फातिमा जो है वही बॉस है यहाँ पे। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का डिफरेंस मैं सोच रही थी, ये भी आ सकता है आपको एक। रैम रोम का डिफरेंस आता है? लैन और वैन, रैम रोम आता है ना करवाऊं ना? चलेंगे। जो मुझे अभी तक आइडिया हुआ सब लोगों को जो प्रॉब्लम है ना, वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन में। ट्रॉपिकल साइक्लोन आ जाइए। नेक्स्ट है मिड लैटिट्यूड साइक्लोन। मिड लैटिट्यूड साइक्लोन, लैन वैन करवा देती हूँ, सोलर और लूनर भी करवा देती हूँ, डोंट वरी एट ऑल। जितने मैक्सिमम मेरे से टॉपिक्स कवर होते हैं ना, आज डिफरेंसेस वाला कर लेते हैं। कोशिश करूंगी कि मैं कुछ टॉपिक्स की ना वीडियोस अपलोड कर दूं पेज के ऊपर, आप लोग उधर से देख लिया करें। हबीबा इट्स ओके, आप लोग जो देखो, आप लोगों के लिए ना ये क्लास, मेरे लिए थोड़ा ही है, आप लोगों के लिए जो आप लोग कहेंगे मैं करवा दूंगी। अच्छा जी, चलें ट्रॉपिकल और मिड लैटिट्यूड साइक्लोन देखते हैं। सबसे पहले जब ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात आती है तो मुझे सबसे पहले आपको ये बताना है, मुझे आपको सबसे पहले ये बताना है कि भाई ये जो ट्रॉपिकल रीजन होता है ये कौन सा रीजन होता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे अर्थ जो है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी। जब आप अर्थ ड्रॉ कर लेंगे तो फिर मुझे बताना पड़ेगा कि अच्छा जी, सबसे पहले मैं बताऊंगी ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है। तो ट्रॉपिकल रीजन के लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं इक्वेटर। दुनिया को टू हाफ्स में, टू हेमीस्फीयर्स में डिवाइड कर देते हैं। ये है आपका नॉर्थ पोल एंड दैट इज योर साउथ पोल। ठीक है। अच्छा जी, अबव इक्वेटर जो आपका रीजन होता है ना, एक अबव इक्वेटर है उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और दूसरा रीजन होता है बिलो इक्वेटर, ये ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है, उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन दुनिया के गर्म तरीन इलाके हैं, क्योंकि आपको पता है इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा गर्मी होती है। तो जो साइक्लोन्स आपके अबव इक्वेटर और बिलो इक्वेटर चलते हैं उनको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपके सामने इधर ड्रॉ करूंगी, और मैं ड्रॉ में इसी डायग्राम के अंदर देखना कितनी चीजें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। जो अबव इक्वेटर साइक्लोन्स चलते हैं वो चलते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैं यहाँ पे उनको एंटी क्लॉकवाइज ही ड्रॉ करूंगी। ठीक हो गया। और जो बिलो इक्वेटर आपके साइक्लोन्स होंगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी साइक्लोन्स डेवलप्ड इन ट्रॉपिकल रीजन आर नोन एज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और देखो बहुत सारे तरीके होते हैं डिफाइन करने के। साइक्लोन्स डेवलप्ड इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता होती, तो मैं इधर लिख ही देती हूँ ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। अबव इक्वेटर जो आपका रीजन है दैट इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और बिलो इक्वेटर जो आपका रीजन है दैट इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन में जो साइक्लोन्स डेवलप होते हैं अबव इक्वेटर, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। और बिलो इक्वेटर ये क्या है, बिलो इक्वेटर ये क्लॉकवाइज है। तो इसमें जो साइक्लोन्स डेवलप होते हैं उनको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। अगली बात क्या है, सिंपल सी बात है, हमें इसका डायमीटर पता होना चाहिए और इसकी स्पीड पता होनी चाहिए। जल्दी से लिख लें, डायमीटर एंड देन स्पीड रेंज। डायमीटर इसका मैक्सिमम जो होता है ये 320 किलोमीटर होता है, और जो इसकी स्पीड होती है, स्पीड कैन रेंज बिटवीन 119 टू 240
किलोमीटर पर आवर, 119 किलोमीटर से लेकर 240 किलोमीटर पर आवर तक इसकी स्पीड हो सकती है। ठीक है, अब आ जाते हैं मिड लैटिट्यूड साइक्लोन पे। देखो अगर डायग्राम डेवलप डेवलप कह रही हूँ, ड्रॉ ना करें तो आपको वो चीजें उस तरह से समझ नहीं आती। अब मैं फिर उसी तरह से अर्थ मैप, वर्ल्ड मैप, अर्थ मैप जो भी कहते हैं उसको, वो ड्रॉ करेंगे। और मैं आपको पहले बताऊंगी कि मिड लैटिट्यूड का क्या मतलब है। जो दो लैटिट्यूड्स के बीच में रीजन बनता है ना, उसको हम मिड लैटिट्यूड कहते हैं। उसके लिए सबसे पहले इक्वेटर। अब मैं यहाँ पे टेक्निक थोड़ी सी चेंज करूंगी। टेक्निक यहाँ पे ये करनी है कि जो अबव इक्वेटर रीजन है वो हमारे ना गर्म इलाके होते हैं। ठीक है, तो अब गर्म इलाका ड्रॉ करने के लिए ना मैं उसको रेड कलर का शो कर देती हूँ। तो जो अबव इक्वेटर रीजन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिकल रीजन, और बिलो इक्वेटर यहाँ पे होती है बहुत ज्यादा गर्मी, इसको मैंने कर दिया रेड। और एक होता है हमारा टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन पे हमारे वो कंट्रीज होते हैं जहाँ पे बहुत सख्त सर्दी होती है। फॉर एग्जाम्पल रशिया, कनाडा, आइसलैंड। ठीक है, तो ये वाले जो इलाके होते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो इसको कहते हैं टेम्परेट जोन। ये टेम्परेट जोन, और यहाँ पे ये टेम्परेट जोन। और फिर एक बहुत ही ज्यादा ठंड वाले इलाके होते हैं, वो कौन से होते हैं? पोलर रीजन। तो हमने दुनिया को 3 लैटिट्यूड्स में डिवाइड कर दिया। एक है जी आपका ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, और एक है आपका टेम्परेट जोन। तो अब मिड लैटिट्यूड साइक्लोन का मतलब ये है कि इन दोनों लैटिट्यूड्स के बीच में जो साइक्लोन डेवलप होगा उसको हम मिड लैटिट्यूड साइक्लोन कहेंगे। आप को अगर ये भूल जाता है तो आप काइंडली इसको मार्क कर लीजिए। ये वाला जो जो सर्द इलाके हैं ना, इसको कहते हैं टेम्परेट जोन। उससे भी ऊपर जो बनते हैं, जो एग्जैक्ट यहाँ पे आके बनते होते हैं ना, ये बिल्कुल यहाँ पे, उसको पोलर रीजन कहते हैं। ये इतना और ये इतना, इसको भी मैं मार्क नहीं कर रही। किसी दिन मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स वगैरह आपको पढ़ाऊंगी, तो उसमें मैं आपको बता दूंगी। कहते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन हमारे वो वाले जोन होते हैं, आपने 2018 वाली प्रेस ही देखी होगी, उसमें लिखा हुआ है ना कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ यूरोप। किसी का कमेंट में पढ़ लूँ, जेबुनिसा का बहुत ही लंबी सारी कहानी लिखी है। क्वेश्चन है बाय द वे थोड़ा सा, लेकिन सोलर सिस्टम प्लैनेट्स का क्वेश्चन प्रिपेयर करने, उनके डायमीटर्स, डिस्टेंसेस, सन, मैंने सब कुछ करवाया हुआ है। मैंने आपको ये वाली सारी फिगर्स लिखवाई हुई है जेबुनिसा, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये पूरे टेबल की फॉर्म में मौजूद है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की डेफिनेशन थोड़ा रिपीट कर दें। इसकी डेफिनेशन क्या भाई रिपीट करनी है? इधर क्या देखो, साइक्लोन्स डेवलप्ड इन ट्रॉपिकल रीजन, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन रीजन आर नोन एज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक हो गया। और जेबुनिसा मैंने करवाया हुआ है ये सब कुछ टेबल की फॉर्म में, मेरे स्टूडेंट्स को तो सबको याद है। अच्छा, साइक्लोन की एक जनरल डेफिनेशन लिखवा दूंगी वैसे। चलो बस अब चुप करो, इधर आओ पढ़ो। ये था आपका ट्रॉपिकल रीजन, इसको ट्रॉपिक्स भी कहते हैं। ट्रॉपिक्स आपके जो होते हैं ये वार्म रीजन्स होते हैं, और टेम्परेट जो होते हैं वो कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स होते हैं। अब मेरी सुनो बात, साइक्लोन पता कैसे डेवलप होता है? एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज है, ACW एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज CW। अच्छा, अब मेरी बात सुने। अब इन गर्म इलाके और ठंडे इलाकों के बीच में एक साइक्लोन डेवलप हो जाता है। मैंने ये कहना था कि साइक्लोन डेवलप कैसे होता है। साइक्लोन डेवलप होता है गर्म हवा और ठंडी हवा के मिक्स होने से। तो अगर गर्म हवा और ठंडी हवा के मिक्स होने से साइक्लोन डेवलप हो इन दोनों रीजन्स के, कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन और वार्म क्लाइमेटिक रीजन्स के बीच में, मैं इधर लिख देती हूँ। ट्रॉपिक्स आपके क्या होते हैं? वार्म, और मैंने रेड कलर के भी बनाए हुए हैं। और टेम्परेट जोन आपके क्या होते हैं? सख्त ठंडे सर्द इलाके, वो कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों रीजन्स के बीच में एक जो जोन बनता है, अगर वहां पे साइक्लोन डेवलप हो तो देन उसको क्या कहते हैं? मिड लैटिट्यूड साइक्लोन। तो ये साइक्लोन आपका यहाँ पे डेवलप होगा, तो इसको हम कहेंगे मिड लैटिट्यूड साइक्लोन। ये बहुत बड़ा सा साइक्लोन होता है। ये देखिएगा, मैं उन साइक्लोन से थोड़े बड़े साइज का साइक्लोन बनाऊंगी, क्योंकि मैं फिगर में वही
इल्यूजन क्रिएट करती हूँ, दोबारा वही बात रिपीट कर रही हूँ, जो उसका एक्चुअल साइज या डायमीटर या वो चीज होती है, समझ जाए बस क्या चीज होती है। शुक्रिया गजनफर आपका। डेफिनेशंस लिखिए जी। मिड लैटिट्यूड साइक्लोन, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये शॉर्ट नोट्स बनाने का बड़ा इफेक्टिव तरीका है कि पूरा नहीं लिखते होते। मिड लैटिट्यूड साइक्लोन इज अ साइक्लोन developed, mid latitude cyclone is developed by dynamic interaction of, मेरा पढ़ाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ, वालेकुम अस्सलाम असद, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरा आपको इस तरह पढ़ाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपको चीजें खुद लिखनी और बनानी आ जाए। ठीक है, एक टीचर की जिम्मेदारी ये नहीं होती कि वो एज इट इज आपको डिलीवर कर दे, वो आपको पढ़ना और आगे जो नहीं भी चीज पढ़ी हुई उसको लिखना सिखा देता है। ठीक है, तो मिड लैटिट्यूड साइक्लोन इज डेवलप्ड बाय डायनामिक इंटरेक्शन ऑफ कोल्ड एयर of temperate zone and warm air of tropical zone। ठंडी और गर्म हवा इन दोनों इलाकों की जब आपस में मिक्स होती है तो मिड लैटिट्यूड साइक्लोन बनता है। मिड लैटिट्यूड साइक्लोन इज डेवलप्ड बाय डायनामिक इंटरेक्शन ऑफ कोल्ड एयर ऑफ टेम्परेट जोन एंड वार्म एयर ऑफ ट्रॉपिकल जोन। दैट्स बिटवीन नहीं, बस 1200 किलोमीटर पर डे। अब जब 1200 किलोमीटर पर डे है तो फिर इसमें भी इसी तरह ही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज है और सदी किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपको पता है कि बहुत कम होती है। ठीक है, और ये जो है ये साइक्लोन्स डिस्ट्रक्टिव होते हैं, डिस्ट्रक्टिव, और ये जो हैं नो डिस्ट्रक्शन एट ऑल नहीं लिखते बस। ठीक है, जी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में बता देती हूँ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन वहां पे ऑपोजिट होती है एज कंपेयर टू इन सदर्न हेमिस्फीयर जहाँ पे साइक्लोन्स जो हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, और क्या लिखना है, और डिफरेंसेस लिखवा दूं साइक्लोन के। जिन लोगों ने अभी क्लास ज्वाइन किया है काइंडली वो देख लीजिए। एपिडेमिक, पेंडेमिक और एंडेमिक का हमने डिफरेंस किया है। ठीक है, सीजन्स इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स मैंने पढ़ाया था रोटेशन और रेवोल्यूशन में। आयशा, काउंटलेस टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को। साइक्लोन्स वुड बी कॉल्ड एज वाइल्ड विंड। हाँ जी, वाइल्ड विंड उसको कह सकते हैं। मैं आपको साइक्लोन की एक जनरल डेफिनेशन लिखवाने लगी हूँ। साइक्लोन की डेफिनेशन आपको खुद आनी चाहिए हमेशा। साइक्लोन क्या होती है? मूवमेंट ही होती है, विंड ही होती है। तो हम साइक्लोन को जरा लिखते हैं। साइक्लोन इज इंटेंस सर्कुलर मोशन ऑफ विंड करेक्टराइज्ड बाय। आपने ना इस तरह पढ़ना सीखना है कि आपको जो भी सवाल आए ना आपको उसका जवाब देना आता हो। मैंने कभी भी कुछ बैठ के याद नहीं किया था, हाँ, लेकिन जब एक दफा पढ़ा था ना तो उसको प्रॉपर रिसर्च करके उसको प्रॉपर दिमाग में बिठा के शॉर्ट फॉर्म में ना नोट्स बना लिए थे। तो मुझे चीजें कभी भी नहीं भूलती क्योंकि उनके एक सेट पैटर्न फॉर्मूलाज के तहत ना उनको डिकोड करके याद किया हुआ है, तो वो नहीं भूलती। तो वो मैं आपको इनकॉर्पोरेट करने की आप में भी कोशिश करती हूँ कि वैसे याद किया करें। साइक्लोन इज एन इंटेंस सर्कुलर मोशन ऑफ विंड करेक्टराइज्ड बाय, के निशानी क्या है इसकी? करेक्टराइज्ड बाय लो एटमॉस्फेरिक
pressure center and high atmospheric pressure surroundings. कि साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन के सेंटर पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और आपको पता है कि हवा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ चलती है। तो इसी वजह से विंड की डायरेक्शन क्या होती है, विंड की डायरेक्शन होती है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डायरेक्शन ऑफ विंड इज wind is directed from high atmospheric pressure to low atmospheric pressure. इसी वजह से तो सेंटर पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो साइडों से सारी हवा साइक्लोन में अंदर की तरफ चलती है। नहीं, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप साइक्लोन देखें तो ये अगर आपका साइक्लोन है, साइक्लोन में एक होती है इनर कोन, यहाँ पे ये रेड रीजन ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ी और हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई, तो यहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। यहाँ पे अब आपने इसको देखो लिखना कैसे है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग पुराने जो हैं कर सके। तो साइडों से हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर सराउंडिंग से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेंटर की तरफ जब हवा चलती है तो उससे क्या डेवलप होता है आपका, उससे आपका डेवलप होता है साइक्लोन। तो विंड की डायरेक्शन क्या होती है, विंड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर एरिया टुवर्ड्स लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एरिया। ये जी आपका साइक्लोन डेवलप होगा। ठीक है, और याद आया रिदा, बहुत मुझे आप लोगों पे गुस्सा आ रहा है। ये सराउंडिंग्स, अब सराउंडिंग्स पे एरो लगा दो। पेपर में मैंने कहा था ना ऐसे अटेम्प्ट करना है कि अगले बंदे को ऐसे आपने साबित करना है कि वो नर्सरी में पढ़ता है। मीटिंग इज अगेन गोइंग टू एंड एंड यू कैन ज्वाइन अगेन। चलें बस मैं जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करती हूँ ताकि एंड होने से पहले पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे जी हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और बीच में लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसी वजह से हवा साइडों से इस गोल गोल चक्कर के इर्द गिर्द चल रही है। ये आपके डिफरेंसेस। मैक्सिको अमेरिका में, लेकिन गल्फ ऑफ मैक्सिकन रीजन की जो स्टेट्स है ना उनके इर्द गिर्द चलता है। फिर रिदा अमेरिका, अमेरिका बहुत बड़ा है, अमेरिका आधी दुनिया है। तो क्या होता है जी, उसको कहना है उसको ये कहना है टॉर्नेडो चलता है इन स्टेट्स सराउंडिंग गल्फ ऑफ मैक्सिकन रीजन, गल्फ ऑफ मैक्सिकन रीजन के अराउंड टॉर्नेडोज चलते हैं। ठीक है, रिवीजन क्या आप लोगों को कुछ आता ही नहीं है, ये क्या हरकतें कर रहे हैं सारे, और मुझे सबके नाम याद है और आप लोगों को ये काम नहीं याद। टॉर्नेडो की डेफिनेशन यही होती है, मोस्ट वायलेंट एटमॉस्फेरिक most violent cyclones developed in states surrounding ये ठीक है, most violent cyclones developed in states surrounding Gulf of Mexican region is known as tornado। और टॉर्नेडो का जो पहचान होती है, मैंने आप लोगों को बताया था कि टॉर्नेडो का डायमीटर बहुत कम होता है और स्पीड बहुत ज्यादा होती है। लिख लें, डायमीटर
एंड देन स्पीड। जो नए लोग हैं चले उनका भी कोई भला हो जाएगा, उनको भी पता लग जाएगा। डायमीटर इसका क्या होता है आप देखें, पढ़ने का तरीकाकार यही होता है कि जब मैंने साइक्लोन पढ़ा, ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ा, टेम्परेट साइक्लोन पढ़ा, टॉर्नेडो पढ़ा, तो मुझे उनके बीच में ना तीनों के बीच में डिफरेंस ढूंढना था कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो पढ़ने का तरीकाकार आपका यही होना चाहिए कि आप चीजों को डिफ्रेंशिएट करें, तब आपको कभी भी नहीं भूलते। इसकी डायमीटर की बात करते हैं। इसका डायमीटर, हाँ जी याद आ गया, 300 to 400 यार्ड्स होगा। अब देखो सीएसएस देना है आप लोगों ने, याद मुझे है सारा सबक, तो कोई कोई इंसान अकल भी करता है। ये जो मुझे नाम जाने पहचाने नजर आ रहे हैं ना, ये मुझे जवाब नहीं दे रहे। 300 to 400 यार्ड्स कितनी दफा आपको बताया था, यार्ड्स मीटर से भी छोटा होता है। स्पीड कितनी बताई थी, 290 किलोमीटर पर आवर। चेक कर लो, कुछ भूला है, पूछते जाओ, सब कुछ याद होगा। आप लोगों को याद ही नहीं है, बस अब मुंह देख रहे हैं मेरा। फिगर्स नहीं याद रहते तो फिर अफसर नहीं आप बन सकते। क्षमा एक्सपीरियंस, हाँ बस सही है, कोई बात नहीं, लास्ट नाइट पे रट्टा मारेंगे। चले कोई बात नहीं, आई हेल्प यू। अब बताइए नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है। थैंक यू अली, थैंक यू सो मच। सॉरी अभी बहुत तेज तेज पढ़ा रही हूँ, जब उसमें पढ़ाते हैं ना तो बहुत आराम से पढ़ाते हैं, तो फिर टॉपिक सही से समझाया जाता है। मेजर बायोम्स, बायोम्स तो बायोम्स वाले तो मेरे से मार खाएंगे अब फिर। 300 to 400 नहीं, 30 to 40। आयशा, मैंने ये रिवीजन क्लास इसीलिए ली है, कुछ लोगों के नोट्स में 30 to 40 यार्ड्स लिखा होगा। सॉरी जी वो गलत था, ये 300 to 400 यार्ड्स जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। जी मैं आईटी के टॉपिक्स करवाती हूँ आपको, जैसे ही क्लास ये खत्म हो के आपने दोबारा इसी लिंक पे ज्वाइन करना है, तो इनशाला आपको मैं आईटी के टॉपिक्स भी करवाती हूँ। ठीक है। अच्छा उससे पहले सोलर और लूनर एक्लिप्स के जल्दी से डिफरेंस देख लेते हैं। 3 मिनट्स रह गए हैं, इसमें तो नहीं हो सकता। आईटी, सोलर, लूनर एक्लिप्स, जलजला। हबीबा जलजला बहुत लंबा टॉपिक है। बायोम्स, बायोम्स लिखें जल्दी से। मेजर बायोम्स, बायोम्स कौन से हैं, एक्वाटिक, एक्वाटिक में, एक्वाटिक में एक है मेरीन और दूसरा है फ्रेश। ठीक है। एक मेरीन समंदर के पानी में और एक फ्रेश वाटर, एक्वाटिक बायोम। फिर डेजर्ट्स, फिर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, 5 मेजर बायोम्स होते हैं जी। एक एक्वाटिक बायोम, एग्जांपल्स में आप लिख लेना कौन से पौधे और पानी पौधे और जानवर होते हैं इसमें। फौना एंड फ्लोरा समथिंग होता था ना। फिर ग्रासलैंड आ जाता है, और ग्रासलैंड के बाद फिर एक इलाका ऐसा आ जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, उसको क्या कहते हैं जी, उसको कहते हैं टंड्रा। फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल आते हैं। जी सोलर और लूनर इक्लिप्स में आपको करवाती हूँ, जैसे ही क्लास दोबारा स्टार्ट होती है मैं जरूर आपको सोलर और लूनर इक्लिप्स के 5 डिफरेंसेस करवा देती हूँ, बिकॉज ये आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। जी टंड्रा जो होते हैं, टंड्रा इज एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन। पोलर बियर्स वगैरह यहाँ पे होते हैं। ठीक है। बायोम क्या होता है, ओके जी बायोम भी बता देती हूँ। बायोम से पहले जरा इधर आओ, बायोस्फीयर लिखो। बायोस्फीयर is a life supporting zone where, मुझे तो लगता है मुझे आपको रोज पढ़ाना चाहिए जब तक सीएसएस नहीं होता। बायोस्फीयर इज अ लाइफ सपोर्टिंग जोन वेयर
एयर नहीं, इस तरह नहीं लिखते, वेयर एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या होता है, पता है आपको, मैंने पढ़ाया हुआ है, पानी, हवा, एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब जमीन, लैंड। लिथोस्फीयर interact with each other to support life। एंटीबायोटिक वैक्सीन जरूर कर लीजिएगा, एंटीबायोटिक और वैक्सीन के बीच में आएगा डिफरेंस। बायोस्फीयर इज अ लाइफ सपोर्टिंग जोन वेयर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। जिन लोगों को ये नहीं क्लियर, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, वेयर एयर, लैंड और वाटर जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। जी अभी क्लास जो है वो खत्म होने वाली है, आप दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, फिर अब बाकी के टॉपिक्स करते हैं। ठीक है, जी जी, बायोम्स, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोल नहीं रही थी, मैंने कहा बायोम्स जो थे वो कंप्लीट हो गए थे। थैंक यू नरमीन, गुड टू सी यू, कैसी हो यार आप। बायोम्स हमारे कंप्लीट हो गए थे, 5 थे जी। एक एक्वेटिक होता है, एक डेजर्ट्स होते हैं, एक फॉरेस्ट्स होते हैं, और माउंटेनियस एरियाज भी वैसे फॉरेस्ट के साथ ही कर दें, और एक होता है वो, और पानी वाला, फिर डेजर्ट के बाद ग्रासलैंड होते हैं, और फिर लास्ट पे रह जाता है आपका टंड्रा, जो कि बहुत ही ज्यादा ही जो है ना ठंड वाला इलाका होता है। बायोस्फीयर भी मैंने आपको बता दिया था, नहीं जी, बायोस्फीयर और बायोम सेम नहीं है। बायोस्फीयर वो रीजन था जहाँ पे एटमोस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर इंटरेक्ट करते थे एक दूसरे के साथ, एयर, वाटर और लैंड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते थे टू सपोर्ट लाइफ। ठीक है, और बायोम जो था, बायोम उसके अंदर, उसका आप कह लो कि बायोम, 5 बायोम्स मिलकर पूरा बायोस्फीयर बनाते हैं। ठीक है, बायोम्स के जो यूनिट हैं, सॉरी, बायोस्फीयर का जो यूनिट है वो बायोम है। सोलर और लूनर इक्लिप्स के कितने वोट्स हैं जी? मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेती हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी ठीक है, सोलर और लूनर इक्लिप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले आइए, इक्लिप्स की डेफिनेशन लिखिए, इसके भी आने के चांसेस हैं कि 2020 में आपका जो इक्लिप्स हुआ था ना वो एन्युलर इक्लिप्स था, और 96% सोलर इक्लिप्स हुआ था, और उसके बाद वैक्सीन, एंटीबायोटिक भी करवा देंगे, कुछ भी करवा दें, आई एम जस्ट हियर फॉर यू। थैंक यू नरमीन, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इक्लिप्स की डेफिनेशन क्या थी? इज लिखना जरूरी नहीं होता, ऑब्सक्योरिंग, ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? ऑब्सक्योर का मतलब होता है छुपा देना, ऑब्सक्योरिंग और हाइडिंग और shadowing of one heavenly body by an other। obscuring और hiding और shadowing of one heavenly, heavenly नहीं अच्छा लग रहा, तो पता है कैसे लिख लेते होते हैं? गैलेक्टिक बॉडी। ठीक है, गैलेक्टिक ना अच्छा लगे तो सेलेस्टियल बॉडी। मतलब आपके पास पूरी पूरी चॉइस है कि जो भी आपको पसंद है आप वो लिख लें। सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी भी ये आसमानी बॉडी भी होती है। अली, मैं आपको टिप्स बता देती हूँ, बस टिप्स ऐसे ही हैं बेटा, भाई पढ़ना ही पड़ता है।
ऑब्सक्योरिंग जैसे मैं पढ़ाती हूँ वो यही, मेरी तो टिप्स यही हैं कि इसी तरह के नोट्स बनाए तो आपको याद हो जाता है। ऑब्सक्योरिंग और हाइडिंग और शेडोइंग ऑफ वन हेवनली और गैलेक्टिक और सेलेस्टियल बॉडी बाय अनदर इज नोन एज एक्लिप्स। eclipses are divided into two basic types, solar eclipse and lunar eclipse। आइए सोलर और लूनर eclipse पढ़ते हैं। पता नहीं आप, मुझे ये नहीं समझ आती, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। सोलर eclipse एंड लूनर eclipse। इस तरह लगाते हैं बीच में लाइन। पेपर में भी ऐसे ही करना है। लैंडस्केप में आपकी शीट्स होती हैं, उसमें आराम से लाइन लग के डिफरेंसेस लिखे जा सकते हैं। बायोफ्यूल मेथड के मैंने आपको नोट्स शेयर किए हुए थे ना, पुराने स्टूडेंट्स आपके पास है सारा कुछ। चलें जी आए, डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। सोलर एक्लिप्स कब होता है? व्हेन मून कम्स बिटवीन द सन and the earth। When moon comes between the sun and the earth, this situation is known as solar eclipse। फिर हम बात करते हैं lunar eclipse की। When earth, earth है, हाँ, when earth comes between, when earth comes between the sun and the moon। अर्थ बीच में आ जाती है तो सन की रोशनी मून के ऊपर नहीं पड़ती, जिसकी वजह से मून हमें नजर नहीं आता, चमकता नहीं है। When earth comes between the sun and the moon, that is known as lunar eclipse। डायग्राम्स भी लिख पाती हूँ। न्यू स्टूडेंट्स का क्या बनेगा? न्यू स्टूडेंट्स दोबारा पढ़ेंगे मेरे से। अच्छा जी, जो सोलर एक्लिप्स है, सोलर एक्लिप्स हैज 3 टाइप्स। इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं? सबसे पहली टाइप है टोटल सोलर एक्लिप्स। सेकंड टाइप इज पार्शियल सोलर एक्लिप्स, पार्शियल सोलर eclipse, and third type is annular solar eclipse। शुक्र है कुछ तो आया आपको। अब देखो टोटल सोलर एक्लिप्स में क्या होगा। अब ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए है, ये पुराने वालों को सबको पता है। टोटल सोलर एक्लिप्स में आपका ये सूरज है, सुनो चुप करके बात पहले। ये आपका सूरज है, अगर इसके ऊपर पूरा का पूरा हमारी आंखों के आगे मून आ जाए ना, मून इसको हाइड कर दे, तो हमें पूरा का पूरा सूरज ना नजर आए, तो हम उसको क्या कहते हैं? टोटल सोलर एक्लिप्स। पूरा का पूरा सूरज ये छुप गया चांद के पीछे, इसको टोटल कहते हैं। और पार्शियल सोलर एक्लिप्स में क्या होगा? पार्शियल सोलर एक्लिप्स में हाफ सन हमें नजर आ रहा होगा और हाफ सन विल बी कवर्ड बाय द शैडो ऑफ मून। मैं इधर इस तरह से हम डायग्राम्स ड्रॉ करके, ये न्यू स्टूडेंट्स देख लें, हम लोग इस तरह पढ़ते हैं, ठीक है? ये इसमें इतना छुप जाएगा। और एन्युलर सोलर एक्लिप्स में क्या होता है? एन्युलर कहते हैं रिंग शेप्ड सन जिसमें विजिबल होता है। पहले हम सन ड्रॉ करते हैं, ये है हमारा सन, और इसके अंदर मून इस तरह से होता है कि बिल्कुल बीच में फिक्स हो जाता है रिंग शेप में, और साइडों वाले किनारे किनारे बस आपको नजर आते हैं, बिल्कुल इस तरह। इसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। जो 2020 में हुआ था और 2019 में 2 दफा 2 साल एन्युलर सोलर एक्लिप्स हुआ है, रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, ठीक है? रेड रिंग नहीं कहते, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। कोई बात नहीं, वजाहत, इट्स ओके। लाइफ ऑलवेज गिव्स अस सेकंड चांसेस। वैसे देती तो नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब दे तो ले लेने चाहिए वो चांसेस, ठीक है? अच्छा जी, सही है। चलें आए आगे पढ़ते हैं। 5 डिफरेंसेस हमने इसके पूरे करने हैं।
देखना अब मैं कैसे इसको 5 डिफरेंसेस पूरे करूंगी, आपको पता लग जाएगा। जी ये कोई यहाँ पे कौन पूछ रहा है, हाइब्रिड इक्लिप्स। हाइब्रिड इक्लिप्स पता है क्या होता है? हाइब्रिड इक्लिप्स इस तरह से होता है, मैं आपको बता देती हूँ। ये जो लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ हाइब्रिड इक्लिप्स, यहाँ पे एक बहुत ही इंटेलिजेंट एक खातून है ना, 2020 में कौन सा हुआ था जी, एन्यूलर सोलर इक्लिप्स। यहाँ पे एक लड़की कौन है, समन नूर, समन ने ये क्वेश्चन किया, जो कि मेरे जाहिल स्टूडेंट्स ने कभी भी नहीं मुझसे किया था और मैंने भी नहीं कभी उनको बताया। ठीक है, ये है आपका सूरज। ठीक है, सूरज के अंदर ये रेयर टाइप है सोलर इक्लिप्स की। सूरज के अंदर अगर मून का शेडो आहिस्ता आहिस्ता करके मूव करे, किस तरह से मूव करे, पहले शेडो इधर हो, फिर इधर हो, फिर इधर हो, इस तरह इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता मूव करे, तो इसको क्या कहते हैं, एन्यूलर सोलर इक्लिप्स। समझ आया? नहीं आया तो दोबारा बताती हूँ, जरा मून को मुझे गहरा कर लेने दो। मून का शेडो, मून का शेडो यार पूछ तो लेते ना बंदा। मून का शेडो पहले यहाँ है और आहिस्ता आहिस्ता सूरज के अंदर मूव करे और आपको वो शेडो मूव करता हुआ नजर आए, तो उसको कहते हैं हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। थैंक यू समन नूर। समन नूर कोई नई बच्ची है। उसके बाद इधर आए जी, सेकंड टाइप जल्दी जल्दी करते हैं। इसकी जो टाइप्स हैं सिर्फ दो ही होती हैं। पहली जो है टोटल लूनर इक्लिप्स है। टोटल लूनर इक्लिप्स में पूरा चांद छुप जाता है और रेड कलर का हो जाता है। और पार्शियल लूनर इक्लिप्स, तुम लोग ना पहले इनसिक्योर हो जाया करो। ठीक है, अम्ब्रल और पेनम्ब्रल इसी को ही कहते हैं, टोटल को। अब सुन लें, यहाँ पे एक बड़ा मसला है, कुछ जाहिल किताबों के अंदर ना चार चार टाइप्स लिखी हुई हैं। टोटल का मतलब अम्ब्रल लूनर इक्लिप्स होता है, और पार्शियल का मतलब पेनम्ब्रल। ये जब डिटेल में पढ़ाया था तो बताया भी था, अम्ब्रल और पेनम्ब्रल रीजन ड्रॉ करके भी समझाया था। उसको पेनम्ब्रल सोलर लूनर इक्लिप्स भी कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो चांद है ना पूरा छुप जाता है, छुपता नहीं है वैसे, वो रेड कलर का हो जाता है, और पार्शियल में वो थोड़ा सा छुप जाता है। अब चांद ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो मुझे इधर रात करनी पड़ेगी ना, क्योंकि बोर्ड पे तो रात है ही नहीं, वो बोर्ड पे तो ऐसे दिन का टाइम है। फिर इसके अंदर अब मैं चांद ड्रॉ करती हूँ। ये किया एक चांद ड्रॉ, और एक किया ये चांद, पहले रात किया है और फिर देखें चांद ड्रॉ किया है। सही है ना? अच्छा, अब इसको मैं जरा इक्लिप्स करती हूँ। टोटल लूनर इक्लिप्स क्या होता है? टोटल लूनर इक्लिप्स में चांद टर्न्स इनटू रेड कलर। जी असद, थैंक यू। मून टर्न्स इनटू रेड कलर। और जो पार्शियल लूनर इक्लिप्स होगा उसमें थोड़ा सा आगे से अर्थ का शेडो इसके ऊपर पड़ा होगा, आधा चांद आपको नजर आ रहा होगा और आधा आपका इस तरह से इक्लिप्स्ड हो जाएगा। एक पार्शियल है और एक आपका क्या है, ये है पार्शियल और ये है टोटल लूनर इक्लिप्स। सो आप ये बात याद रखिएगा, इसमें आपने लिखना है ड्यूरिंग टोटल लूनर इक्लिप्स मून डज नॉट टर्न इनटू डार्क कलर, इट टर्न्स इनटू रेड कलर। ठीक है, अच्छा जी, अब जल्दी जल्दी मैंने आपको थर्ड डिफरेंस लिखवाना है। सोलर इक्लिप्स, जो टोटल सोलर इक्लिप्स होता है ना, उसकी जो टाइमिंग होती है, ड्यूरेशन जो उसका होता है वो कितना होता है, 7.5 मिनट, 7.5 मिनट से ज्यादा टोटल सोलर इक्लिप्स नहीं रह सकता। सोलर में सूरज नजर नहीं आएगा, इक्लिप्स जो चीज के साथ इक्लिप्स लिखा हुआ है ना वो नजर नहीं आएगी। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। टोटल सोलर इक्लिप्स 7.5 मिनट का होता है। एरिया डिफरेंस भी होता है जी, जी नरमीन, एरिया का डिफरेंस भी होता है। उसके बाद ऑब्जर्व कहाँ पे किया जाता है? ऑब्जर्व उसी दुनिया पे, आधी दुनिया पे किया जाएगा। ऑब्जर्व इन रीजन्स हैविंग डे टाइम, जहाँ पे डे टाइम होगा वहीं पे ऑब्जर्व किया जाएगा। और हाँ जी, सोलर एक्लिप्स कब होता है? चांद की पहली तारीख को, या जब अभी चांद नहीं निकला हुआ होता। न्यू मून, न्यू मून कौन सी सिचुएशन होती है? न्यू मून वो सिचुएशन होती है जब नो मून होता है, जब आसमान पे कोई चांद नजर नहीं आता और हम वेट कर रहे होते हैं। जी जरमीना, एग्जैक्टली हम वेट कर रहे होते हैं कि हमें चांद नजर आए तो हम रोजा रखें, चांद नजर आए तो अगला महीना स्टार्ट हो। हमेशा देखना सूरज ग्रहण आपका चांद की लूनर मंथ की पहली, दूसरी या उससे जो जीरो वाली तारीख होती है उसको होता है। ठीक है,
और जो ये लूनर इक्लिप्स होता है 14वीं के चांद को ग्रहण लगता है, 14th फुल मून। इसका ड्यूरेशन कितना होता है? इसका ड्यूरेशन होता है जी 1 आवर 40 मिनट्स, क्योंकि अर्थ का साया बड़ा होता है ना, तो ये 1 आवर 40 मिनट्स तक लूनर इक्लिप्स रह सकता है। जी आयशा, थैंक यू। ये मेरे अब स्टूडेंट्स थोड़े से जाग गए हैं। और ये ऑब्जर्व्ड होता है, ऑब्जर्व ड्यूरिंग नाइट टाइम, और ये होता है फुल मून पे। इस तरह जी हम डिफरेंसेस पढ़ते हैं। और डायग्राम्स में आपको जो कोई नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी पेपर देने हैं उनको मैं डायग्राम दिखा देती हूँ। जी अहमर मैथ्स का पार्ट भी पढ़ाया जाता है, कंप्लीट जीएस से पढ़ाई जाएगी। हाँ जी, किक स्टार्ट है, एग्जैक्टली। टेक्निकल थिंकर पहुंच गए हैं। न्यू सेशन समथिंग एल्स। जी 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 जी, बिल्कुल इस पे फिर बात होगी। आप कांटेक्ट कर सकते हैं ना, आप सबके पास नंबर है मेरा। जानिए अब डेली तो नहीं सारा हो सकते। ये लें जी, ये है आपका लूनर इक्लिप्स की डायग्राम, ये सोलर इक्लिप्स की डायग्राम। जो पेज पे नंबर गिवन है दैट इज माय पर्सनल नंबर, ये लें। उसकी स्क्रीनशॉट्स दिखाती हूँ। पहले लूनर इक्लिप्स ये है, जमीन बीच में आई हुई है। व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, दिस इज नोन एज लूनर इक्लिप्स। व्हेन मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, दिस इज नोन एज सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स में चांद का साया देखो छोटा है, इसलिए सोलर इक्लिप्स लिमिटेड पार्ट्स ऑफ अर्थ पे ऑब्जर्व किया जाता है। और यहाँ पे अर्थ का साया बड़ा है तो पूरा का पूरा चांद भी समटाइम्स छुप जाता है। जरमीना, मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास मैं 1000 एमसीक्यूज देती हूँ और मोस्टली उन्हीं में से आ जाते हैं। और बाकी मजीद भी डिजाइन करते रहते हैं, तो वो एमसीक्यूज की एक कलेक्शन होती है पूरी। ठीक है, ये लें जी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कह रहे थे। सारी दुनिया के पास है मेरे नोट्स भी, मेरे सब कुछ, लेकिन लेक्चर्स ऑब्वियसली नोट्स से डिफरेंट होते हैं थोड़े से। आपके पास भी हो जाएंगे। आ जाइए, रैम रोम पढ़ते हैं। नहीं जी, यहाँ पे नहीं नोट्स शेयर हो सकते, क्योंकि वो इस तरह नहीं मिलते। अभी क्लास में टाइम है ना। देबुनिसा, ये तो नोआ से ही पूछना पड़ेगा। अच्छा, आप मुझे बताएं, वैक्सीन एंटीबायोटिक करना है या रैम रोम करना है? दोनों करना है। वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स पहले जी। ठीक है ठीक है, देखिए मुझे तो जो आप कहेंगे मैं करा दूंगी। वैक्सीन, एंटीबायोटिक। मैंने अब, आप लोगों को याद होगा मैंने आपको पूरा इस पे एक लेक्चर दिया था, जिसमें मैंने पहले एंटीबायोटिक पढ़ाया, फिर एंटीबायोटिक की टाइप्स पढ़ाई, फिर वैक्सीनेशन पढ़ाया, फिर वैक्सीन की टाइप्स पढ़ाई, फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाई, और फिर इनके डिफरेंसेस लिखवाए। याद है जिन्होंने पढ़ा हुआ है? ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5 डिफरेंसेस लिखवा देती हूँ। सबसे पहले वैक्सीन क्या है? वैक्सीनेशन इज अ प्रिवेंटिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर का मतलब ये होता है कि बीमारी होने से पहले उसको रोकना है। ठीक है, उसामा आप लोग में स्टूडेंट नहीं है, आप लोगों ने इसलिए नहीं पढ़ा हुआ, बाकियों ने पढ़ा हुआ है। वैक्सीन जो है ये प्रिवेंटिव मेजर है। खैर अभी तो स्टूडेंट हो भाइयों, पढ़ लो चुप करके बहनों। प्रिवेंटिव मेजर का मतलब ये होता है कि बीमारी होने से पहले पहले आपने करना है, वैक्सीनेशन पहले करवानी है। अभी आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। अच्छा, आपको नहीं पढ़ाया होगा फिर, अल्लाह जाने रह गया होगा।
वैक्सीन जो है, वैक्सीनेशन डू नॉट किल वायरस, ये वायरस को किल नहीं करती, ये तो खुद ही वायरस इंजेक्ट होता है, ठीक है। चलिए अभी फिर पढ़ लें। डू नॉट किल वायरस, आप बहुत ही ओल्ड होंगे, उस टाइम मैं नहीं पढ़ाती होंगी। ये वायरस को किल नहीं करता, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन कैन नॉट बी यूज्ड frequently, cannot be used frequently। then फोर्थ नंबर पे आ जाता है वैक्सीनेशन या वैक्सीन इज हाईली डिजीज स्पेसिफिक। ऐसे नहीं हो सकता पोलियो के वायरस से एड्स को लगा दें, हेपेटाइटिस को लगा दें, हर एक डिजीज की स्पेसिफिक वैक्सीन होती है, हाईली डिजीज स्पेसिफिक, और कैन नॉट बी यूज्ड फ्रिक्वेंटली, बार बार नहीं आपने इसको करना इस्तेमाल, ठीक है। और ये वायरस को किल नहीं कर सकती, एंड इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट वायरल as well as bacterial diseases। जब दोबारा सेशन स्टार्ट होगा तो उनको डिटेल में पढ़ा देंगे। ये जी क्यूरेटिव मेजर है। क्यूरेटिव मेजर का मतलब क्या होता है? क्यूरेटिव मेजर का मतलब होता है कि आपने पहले बीमार होना है, फिर आपको दवाई मिलेगी, फिर आप ठीक होंगे। पहले आप बीमार हो, उसमें आपने बीमारी होने से, ऐसे नहीं है पोलियो पहले आपको हो जाए फिर आपको वैक्सीन नहीं हम लगा सकते, आपने पोलियो होने से पहले वैक्सीन करानी है। और एंटीबायोटिक्स के अंदर क्या होता है? एंटीबायोटिक्स में ये होता है कि आप पहले बीमार तो हो फिर आपको एंटीबायोटिक देंगे। तो इसमें जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक किल बैक्टीरिया, ये तो बैक्टीरिया को किल करती हैं। और ये वायरल डिजीजेस के लिए वैक्सीन हमेशा वायरल इन्फेक्शंस के लिए यूज होती है, वायरल डिजीजेस के लिए, और एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या डिजीजेस के लिए यूज होती है। जी वैक्सीन के अंदर मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया हुआ था कि वैक्सीन के अंदर आपकी बॉडी में वायरस इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से वीक फॉर्म में आपकी बॉडी में वायरस भेजा जाता है और वो आपकी बॉडी के अंदर फिर एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करवाता है। कैन नॉट बी यूज्ड फ्रिक्वेंटली, इट कैन बी यूज्ड फ्रिक्वेंटली। एंटीबायोटिक्स तो हम रोज खाते रहते हैं, कैन बी यूज्ड फ्रीक्वेंटली, बार बार आप इस्तेमाल करें कुछ नहीं होता। और आपको पता है एक एंटीबायोटिक हम एक नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ डिजीजेस के खिलाफ यूज कर लेते हैं। एक ही एंटीबायोटिक होती है उसको बहुत सारी चीजों के, बहुत सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के खिलाफ कर लेते हैं। उसमें क्या करते हैं? उसमें आप कहते हैं कि जी एंटीबायोटिक्स आर नॉट डिजीज स्पेसिफिक, ये डिजीज स्पेसिफिक नहीं होती। आप एक नंबर ऑफ इन्फेक्शंस के लिए एक एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं, एक फैमिली या एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को वो किल कर सकते हैं, एग्जैक्टली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अच्छा जी, फिफ्थ पॉइंट जिनको समझ नहीं आया डॉक्टर मारिया मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वैक्सीनेशन बैक्टीरियल डिजीजेस की भी हो सकती है और वायरल डिजीजेस की भी हो सकती है, अभी एग्जांपल दूंगी आपको समझ आ जाएगी। लेकिन एंटीबायोटिक्स कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट वायरल डिजीजेस। वायरल इन्फेक्शंस जब आपको हों तो वायरल इन्फेक्शंस के खिलाफ आप एंटीबायोटिक्स नहीं इस्तेमाल कर सकते। एंटीबायोटिक्स की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे ख्याल से पहली जो थी एंटीबायोटिक दैट वाज पेनिसिलिन, देन एरिथ्रोमाइसिन। हमें दवाइयों के ब्रांड नेम नहीं लिखने बैठ जाना उधर। कुछ मेरे एक स्टूडेंट थे उसने लिखा हुआ था फ्लैजल, तो पता नहीं क्या क्या, ऑगमेंटन। भाइयों प्लीज बहनों ये आपने लिखना होता है इसमें केमिकल फॉर्मूला। पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन और सिप्रो। क्यों डॉक्टर नहीं पूछ सकते, वो भी तो इंसान ही है ना। सिप्रोफ्लैक्सिसिन। इधर आइए, वैक्सीन पोलियो के खिलाफ जो वैक्सीन यूज होती है दैट इज जो पाकिस्तान में यूज होती है पोलियो के ड्रॉप्स, दैट इज सेबिन। सेबिन को क्या कहते हैं? ओपीवी। ओपीवी का मतलब होता है ऑरल
पोलियोमिलाइटिस वैक्सीन ऑरल, या मैं इधर लिख देती हूँ साथ, ड्रॉप्स हैं ये पोलियो के कतरे जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है। जो इंटरनेशनली यूज होती है पोलियो के लिए दैट इज साक। साक क्या है? आईपीवी। आईपीवी का मतलब होता है इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर। पोलियोमिलाइटिस वैक्सीन इसका मतलब होता है इंजेक्शन। ठीक है, इंटरनेशनली ये यूज होती है। तो ये थी वायरल डिजीज के लिए, पोलियो का वायरस होता है। अब बैक्टीरियल के लिए, जैसे बैक्टीरियल के लिए, हाँ जी, टीबी एक बीमारी है, टीबी के लिए वैक्सीन यूज होती है बीसीजी, हालांकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है जी जी हामिद, वो ना एक्सपेंसिव होता है पोलियो वाला इंजेक्शन, तो इस वजह से जो कॉमनली यूज होती है दैट इज सेबिन, और वैसे अगर आपने पैसे देके करानी हो तो साक इज अवेलेबल है ऑल्सो इन पाकिस्तान। ठीक है जी, ठीक है जी, आगे चलते हैं, रैम रोम करते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। रैम रोम आता है तो लैन और वैन वाला भी आपको आता होगा। फूड साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड साइंस तो मैंने डिटेल में करवाई हुई है, वाइटामिन सारे बायोमोलिक्यूल्स एवरीथिंग। लैन और वैन वाला तो बहुत ही आसान था, इसके तो कोई थोड़े से डिफरेंसेस हैं, ये तो जल्दी से लिखे ना, फिर बाकी डिसाइड करते हैं। इतने ज्यादा टॉपिक्स हैं। मैंने नोट्स शेयर किए हुए थे आपको हेपेटाइटिस वाले, और वो सारे कुछ चीजें आपने एज इट इज ना रीडिंग करनी है, तो आप वहां से पढ़ेंगे। अच्छा, कल मैं ट्राई करूंगी कि कल जो मेरा अपना बैच था ना, बैच 1 पर्सनल, उनके साथ में एक क्लास लूंगी जो कि सबके लिए नहीं होगी, सिर्फ उनके साथ होगी, उनको जो भी प्रॉब्लम होगी हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, पास पेपर्स वगैरह आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस कर लेंगे साथ, बाकी सबको भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा अगर आप मौजूद हैं। तो उनमें सारे अलाउ नहीं होंगे, सिर्फ हमारा अपना सेशन होगा। आई एम रियली वेरी सॉरी। लैन और वैन वाली बात करते हैं जी, आइए। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। मुझे अंदाजा नहीं था। नहीं नहीं, आप लोग नहीं ज्वाइन कर सकेंगे, ये मेरे अपने प्राइवेट स्टूडेंट्स होंगे, तो करें आप लोग। और ये है जी वाइड एरिया नेटवर्क। नोवा वाले नोवा में पढ़े, इधर क्यों जी? लैन क्या होता है? प्राइवेटली ओन्ड कम्युनिकेशन, privately owned communication network that serves users। ये वो क्वेश्चन है जिनके आने के चांसेस हैं, ऑप्टिकल फाइबर जरूर करना। यूजर्स टाइम में कल बता दूंगी, कोशिश करूंगी जल्दी कर लें। विद इन अ डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, privately owned communication network that serves user within a defined geographical area is LAN। और WAN क्या होता है? communication network, it is नहीं, अब मैं लिख रही, it is a communication network that serves a wide geographical area। टाइम कल आपको इन्फॉर्म कर दूंगी ना, आप तो मेरे साथ ऐड है।
वन बिल्डिंग, ये ज्यादा सिक्योर होता है। एक बिल्डिंग में, एक ऑफिस में, और अप टू 1 माइल, 1 मील के फासले के अंदर अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक स्टेट और कंट्री, हाँ जी, 1 मील के अंदर अंदर से ज्यादा नहीं हो सकता, लिमिट ही करना है ना उसको, लैंड लिमिटेड होता है ना, एक स्टेट में, एक कंट्री में होता है। फॉर एग्जांपल टेलीनेट, यूनी नेट वगैरह। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई, एक बिल्डिंग, ऑफिस, ऑफिस का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ही है ना। पीटीसीएल भी लिख लो, हाँ सही बात है, सही है। तो ये था, और आप लोग क्या कह रहे थे। मेरा नंबर ये मैं लिख रही हूँ, एक दफा काइंडली नोट कर लीजिए, बोर्ड पे लिख देती हूँ, चैट बॉक्स में लिखूंगी तो आपको प्रॉब्लम होगा, यहाँ बोर्ड पे लिख रही हूँ। पर्सनल नंबर है, ऑफिस में फोन अलाउ नहीं होता, मेरी जॉब ऐसी है, तो शाम के बाद मैं आपको जवाब दे दूंगी। रैम रोम करते हैं, करते हैं। ठीक है, लैन बैन, वैक्सीन, एंटीबायोटिक, सोलर लूनर इक्लिप्स, काफी सारे हमने डिफरेंसेस पढ़ लिए हैं। important topics for 2021 में I'll try to make a list. ह्यूमन फिजियोलॉजी यासर वो बहुत लंबी है और मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई है। ये फातिमा का नंबर भी नोट कर लीजिए, मैं रिप्लाई ना करूं तो फातिमा जवाब देती हैं, ठीक है। आप उनको भी बताएं, वो आपको हर चीज प्रोवाइड कर देंगे। जी, रैम रोम लास्ट पे करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर डिफरेंस नहीं है, वो टॉपिक मैं अलग से पढ़ा दूंगी। हबीबा, आप फातिमा से पूछेंगी ना तो वो आपको बताएंगी कैसे आपने ऐड होना होता है। हाँ ये जी, रैंडम क्या होती थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, आ जाइए करते हैं। पहले एक साइड के पॉइंट सारे मैं लिख देती हूँ। ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने सारे सिस्टम्स पढ़े थे, पूरा यासिर इंसान पढ़ा था। इनसे पूछें, दिल, दिमाग, हार्ट पढ़ा, ब्रेन पढ़ा, सारे ग्लैंड्स पढ़े, मास्टर ग्लैंड पढ़ा, ह्यूमन आई पढ़ा, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा। ठीक है, सारे के सारे पढ़े थे, सब चीजें। 6 मिनट्स रह गए, मुझे जरा ये कवर करने दें। रैम इज प्राइमरी स्टोरेज मीडिया। आ जाइए प्लीज लिखिए, अब मुझसे सवाल ना करें। रैम इज प्राइमरी स्टोरेज मीडिया। और प्लीज क्लास दोबारा ज्वाइन ना कीजिएगा, ये लास्ट है। RAM is
stored in RAM chips. इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो रिमूव भी किया जा सकता है. डाटा स्टोर्ड इन इट कैन बी इरेज्ड और written. Data stored in it can be erased. जी जी अली मैं ट्राई करूंगी. ओके ओके ओके. न्यू बैच हम सीएसएस एग्जाम के बाद स्टार्ट करें या पहले स्टार्ट करें, ये आप लोगों ने बताना है. RAM is temporary. आप लोगों की बातों की वजह से इतनी वो मुझे हो रही है ना. टेम्पररी मीडिया डिस्ट्रैक्शन. आफ्टर एग्जाम स्टार्ट करते हैं ज्यादा बेहतर है. न्यू बैच आफ्टर एग्जाम स्टार्ट करेंगे. डेट आप लोग खुद बता देना या बस अनाउंस कर देंगे. रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली. रोम जो होता है ना, रोम इज सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया. रोम इज सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया. ये एक्चुअली उधर होता है ना, आपके उसके अंदर मौजूद होता है. आपका जो सीपीयू होता है ना, ये बिल्ट इन मेमोरी होती है जहां तक मुझे लगता है. यहाँ पे ये रैम की चिप्स के अंदर ये लड़कों शड़कों को पता होता है, मुझे जरा बताते जाना, क्योंकि ये आईटी कभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो मैं तो आप लोगों की वजह से अभी पढ़ा रही हूँ. लेकिन ऑब्वियसली जब प्रॉपर पढ़ाएंगे तो फिर इसको. रोम इज स्टोर्ड ऑन कॉम्पैक्ट डिस्क. जहां तक मुझे लगता है ये कॉम्पैक्ट डिस्क की फॉर्म में इसको किया जाता है. फिर ये परमानेंट स्टोरेज मीडिया है, ये तो हम पहले ही लिख देते हैं, ये मुझे पता है. परमानेंट स्टोरेज मीडिया. तो जब इस पे परमानेंट है तो डेटा कैन नॉट बी रेज ना. डेटा कैन नॉट बी इरेज्ड और रिमूव्ड. ना ये रिमूव किया जा सकता है ना ये इरेज किया जा सकता है. बेहतरीन ही हो गया. ठीक है जी. इरम कह रही हैं कि वी कैन एक्सेस दिस डाटा एनी टाइम. और अच्छा चिप्स में भी हो सकता है, कॉम्पैक्ट डिस्क की फॉर्म में भी होता है, बिल्ट इन मेमोरी होती है, और ये क्या होता है, ये सीपीयू में मौजूद होता है. ठीक है? क्या कह रहे हैं. डाटा कैन बी रिटन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द रोम. कहते हैं जी रोम की साइज भी डिस्क आर पार्ट ऑफ रोम. तो फिर अब क्या करूं. इट हैज डाटा फॉर स्टार्टिंग द होल मशीन. कमेंट्स पढ़ते जाएं, इनको बड़ा पता है. डिस्क और ये लो चिप्स भी लिख दिया.
ह्यूमन फिजियोलॉजी सारा बहुत लंबे टॉपिक है, मेरे ख्याल से 4 to 5 लेक्चर्स हैं उस पे। अच्छा, ये स्टार्ट करने के लिए सिस्टम को इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। चलें, थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। ये एक सिंपल रिवीजन क्लास थी जिसमें कोशिश की गई, कुछ पॉइंट्स आप प्लीज रैम रोम में और ऐड कर लेना, बिकॉज ये टॉपिक मैंने कभी पढ़ाया नहीं, इसलिए मुझे इसका इतना पता नहीं था। वैसे अगली दफा मैं इसको पढ़ लूंगी।